हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और आज जिस यूनिट के प्रीवियस ईयर के सवाल डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिट है बिजनेस फाइनेंस। इस यूनिट से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देखने को मिले और कुछ तो बहुत ही हाई लेवल के सवाल देखने को मिले। तो आइए इन सारे सवालों को देखते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत से कोर्सेज हैं आपके लिए। आपके प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कोर्स है, टेस्ट सीरीज है। और कंप्लीट कोर्स जो है उसमें आपकी एंड टू एंड सारी कवरेज हो जाती है आपके सिलेबस की। आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। तो इनमें से कौन सा एक फायदा नहीं है डेरिवेटिव मार्केट का। तो ऑप्शंस हैं, लीवरेजिंग इंक्रीजेस रिस्क, दे एनहांस लिक्विडिटी इन द मार्केट फॉर अंडरलाइंग एसेट्स, दे रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क्स, दे रिड्यूस प्राइस वॉलेटिलिटी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, आप कोई फॉरवर्ड फ्यूचर खरीद लेते हैं, तो उससे क्या फायदे आपको मिलते हैं। बेसिकली आपको एक इंश्योरेंस हो जाता है। जैसे हमारे कोई किसान थे, उनको वीट प्रोक्योर करनी थी और आज ही वो फॉरवर्ड एग्रीमेंट में एंटर करके प्राइस फिक्स कर लेते हैं, तो उनकी इंश्योरेंस हो जाती है। प्राइस की फ्लक्चुएशन, प्राइस की वॉलेटिलिटी से वो यहां पे बच जाते हैं। और जो भी हमारे अंडरलाइंग एसेट हैं उनकी भी मार्केट यहां पे प्रमोट होती है। तो जो डेरिवेटिव होते हैं उनके लिए एक अंडरलाइंग एसेट का होना बहुत जरूरी है, जो कि कमोडिटी भी हो सकती है, सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। तो उनकी मार्केट भी यहां पे डेवलप हो जाएगी। बट लीवरेजिंग इंक्रीजेस रिस्क। देखिए, पहले ऑप्शन को पढ़िए, कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, कोई सेंस ही नहीं बन रही कि कहां से इसको यहां पे जोड़ लिया गया। और यही यहां पे आंसर बन जाएगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। एंड माय डियर फ्रेंड्स, डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया था, आपको अंडरलाइंग एसेट के बारे में भी समझाया था। और आपको डेरिवेटिव के यूजेस के बारे में, स्पेकुलेशन, हेजिंग के बारे में, ये सब चीजें आपको पढ़ाई थी। तो मेरे ख्याल से आपके लिए इस क्वेश्चन को आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, तो अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ नेसेसरी प्री कंडीशन बाय रिचर्ड रोल फॉर मार्केट्स टू बिकम एफिशिएंट। तो आपकी मार्केट्स एफिशिएंट हो जाएं, उसके लिए नेसेसरी प्री कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड रोल। तो ऐसा सवाल पूछना, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही हाई लेवल का सवाल पूछ लिया है एग्जामिनर ने। अब इसकी जानकारी अगर आपको नहीं भी है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी तैयारी अधूरी है। ये सवाल ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके का है। ऑप्शंस अगर इसकी देखें तो दिया गया, कॉस्टलेस ट्रेडिंग, फ्री एक्सेस टू एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइसेस अप्रोक्सीमेट अ रैंडम वॉक, ट्रेडर्स हु मेक अ लिविंग बाय बीटिंग द मार्केट थ्रू ट्रेडिंग। अब इसके अंदर जो हट के ऑप्शन लग रही है, ऑप्शन नंबर 4 है और वही इसका आंसर भी है। बट ये आंसर क्यों है इसका, आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करें रिचर्ड रोल ने मार्केट एफिशिएंसी के बारे में क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि यहां पे बेसिकली आपको कोई फ्री लंच नहीं मिलेगा। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ नो फ्री लंच प्रिंसिपल, यानी कि कुछ फ्री नहीं होता जीवन में। अगर आपको कुछ फ्री मिल रहा है तो उसके अंदर आपकी कोई ना कोई हिडन कॉस्ट जरूर ही इन्वॉल्व रहने वाली है। और यही चीज उन्होंने मार्केट में अप्लाई करी। तो अगर ऐसा ट्रेडर है जो कि कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, सिंपली इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको कोई ज्यादा एक्सेसिव रिटर्न यहाँ पे होने वाली नहीं है। और उन्होंने यही बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सेस रिटर्न मिले, ज्यादा रिटर्न मिले, तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। और हमारे कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि मार्केट को बीट करें, एक्सेस रिटर्न जनरेट करें। और उसके लिए यहाँ पे इनको कुछ कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ जाती है, उनको अपना टाइम भी लगाना पड़ जाता है। और बेसिकली यहां पे ये लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, इससे मार्केट्स को एफिशिएंट ये बना देते हैं, ऐसा कुछ रिचर्ड रोल ने बताया था। बट अगेन बहुत ही हाई लेवल का सवाल है, जितना आपको समझ में आता है उतना ही यहां पे आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास सवाल है, दो स्टेटमेंट दे रखी है। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन। और स्टेटमेंट 2 दी है, वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल सही है।
तो आपका जो IRR है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम मॉडिफाइड IRR का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे हम री इन्वेस्टमेंट रेट का इस्तेमाल करते हैं और अपने टर्मिनल कैश फ्लोज को यहाँ पे कंप्यूट कर लेते हैं और उसके बाद हमारे इनिशियल आउटफ्लो और टर्मिनल इनफ्लो को कंपेयर करके एक रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन का तो इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है और ये स्टेटमेंट तो ठीक हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रही है कि वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल एनपीवी में अप्लाई नहीं होता, ये गलत है। आप इस प्रिंसिपल को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका तो आपका है एडजस्टेड एनपीवी वाला। ये बेसिकली आपको तब काम में आता है जब आपके अलग अलग फैक्टर से आप अलग अलग एनपीवी निकालने की कोशिश करते हो और फिर आप उनको एग्रीगेट कर लेते हो, आप एडिशन कर लेते हो। और दूसरा अप्रोच आपका ये है कि अगर आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनके एनपीवी अलग अलग निकालेंगे और उनको टोटल करेंगे तो आपको टोटल एनपीवी भी यहां पे मिल जाएगी। तो दो तरीके से आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हो और ये स्टेटमेंट कह रही है कि नॉट एप्लीकेबल है वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल एनपीवी पे और इसीलिए ये गलत हो जाती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया हुआ था मॉडिफाइड आईआरआर और टर्मिनल वैल्यू मेथड का कोर्स के अंदर भी। और ऐसे वैल्यू एडिटिविटी वाले जो सवाल हैं इस अप्रोच के ऊपर भी कैसे ये एनपीवी से जुड़ी हुई है, ये बातें भी कोर्स के अंदर डिस्कस की हुई थी। टेस्ट सीरीज में भी ऐसा सवाल पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से इस सवाल में आपको कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं थी। चलिए अगला सवाल है, इफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ₹40,000, इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ड्यूरिंग द first year through 5 year is expected to be ₹10,000, 12,000, 14,000, 16,000 and 20,000. Assume a 50% tax rate and depreciation on straight line method और हमें निकालना है प्रोजेक्ट का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एवरेज उसका प्रॉफिट चाहिए, एवरेज रिटर्न चाहिए और उसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको उसकी एवरेज इन्वेस्टमेंट से, तो आपको ये रेट मिलेगा। अब अगर हम देखें हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बनेगा, तो 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 और 20,000, ये 5 सालों की फिगर हमें दे रखी है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। सबसे पहले डेप्रिसिएशन घटाओ, डेप्रिसिएशन होगी 40,000 के ऊपर। कितने सालों में बाइफरकेट करना है, 5 में करना है, तो 40/5 ये हो गया 8,000, तो 8,000 की डेप्रिसिएशन हो गई, वो लेस कीजिए सब में से, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 2,000, ये बचेगा 4,000, ये बचेगा 6,000, ये बचेगा यहां पे हमारे पास 8,000 और ये बचेगा 12,000। टैक्स रेट हमें दिया 50% है, तो 50% यानी कि इसका आधा कर दोगे, इसका आधा कर दोगे तो आपको आफ्टर टैक्स की अर्निंग्स आपकी मिल जाएंगी। तो इतना आपको यहां पे करना है जी, और ये आपकी आफ्टर टैक्स की अर्निंग्स आ गई। अब इनकी एवरेज आप निकाल दो, टोटल करके डिवाइड बाय 5 कर दो। 13, 15, 16 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया 3200। और एवरेज इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल है 40,000, सैल्वेज वैल्यू नहीं दे रखी, जीरो ही लेते हैं और इसकी एवरेज करी तो ये 20,000 आ गया। तो 3200 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 आप करेंगे तो ये आपका सीधा सीधा निकल कर क्या आ जाएगा, 16% निकल कर आ जाएगा और आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये आपके साथ कोर्स पे भी डिस्कस किया गया था अलॉन्ग विद एन एग्जांपल, तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई दिक्कत आई होगी, बहुत ही आसान सवाल आपको ये लगा होगा। चलिए तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी इन फाइनेंस इज बेस्ड ऑन द असर्शन ऑफ। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसके अंदर हमारा जो बेसिक प्रेफरेंस रहता है कि सबसे पहले हम अपनी इंटरनल अर्निंग्स जो है, रिटेन्ड अर्निंग्स, उसको प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद डेट को देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इक्विटी को प्रेफरेंस देंगे। और ये जो हमारी पेकिंग ऑर्डर थ्योरी है ये बेस्ड है असर्शन पे कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में वो असिमेट्रिक है, मैनेजर्स को ज्यादा जानकारी है एज कंपेयर टू इन्वेस्टर्स, और इसीलिए आपका ये पेकिंग ऑर्डर यहां पे तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज भी आपके साथ कोर्स में डिस्कस करी हुई थी कि असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, आपके जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास ज्यादा जानकारी होती है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल यूजर्स, और इसीलिए यहाँ पे एक पेकिंग ऑर्डर का कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए तो अगला सवाल है, फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स दैट मार एन ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। Unfavorable exchange rate movements, frictions in international markets, manipulation of security prices, unequal access to information.
तो अगर आप इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपने वर्ल्ड ओवर इन्वेस्टमेंट करी हो, तो उसमें आपको क्या हिंड्रेंसेस फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट बिल्कुल आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आप जिस भी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे वहां के एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन आपको इफेक्ट करेगी। फ्रिक्शन इन इंटरनेशनल मार्केट, तो जो इंटरनेशनल मार्केट होती है वहां पे कुछ हिंड्रेंसेस, कुछ फ्रिक्शंस हो सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दे, एकदम से कुछ ऐसा ऑर्डर आ जाए, कुछ ऐसी रूलिंग आ जाए जो कि आपके लिए थोड़ा सा बैरियर क्रिएट कर दे, तो ऐसी फ्रिक्शंस हो सकती हैं। मैनिपुलेशन ऑफ द सिक्योरिटी प्राइसेस, देखो जो इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी प्राइसेस होंगे, यानी कि आप जौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां के जो सिक्योरिटी प्राइसेस होंगे, वो वहां के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, वो मैनिपुलेट कर रही होगी, उसमें कुछ उसको इफेक्ट कर रही होगी जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, उसको आप अपने कंट्रोल में कभी ला ही नहीं सकते हैं, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। अनइक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तो अगर मैं इंडिया में बैठ के पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा तो मुझे वहां की लोकल इंफॉर्मेशन पूरे तरीके से नहीं मिल पाएगी। जो वहां का लोकल इन्वेस्टर है, जैसे जो यूएसए का इन्वेस्टर है वहां वहीं बैठा हुआ है, उसे मेरे से ज्यादा जानकारी होगी, तो ये भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए हो सकती है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, द वैल्यू ऑफ द फर्म इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज मेजर्ड बाय। तो हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर हम दो ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को बेहतर ऑब्जेक्टिव माना जाता है। और यहाँ पे कोशिश होती है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाया जाए, और ये वेल्थ जो हम बढ़ाते हैं, ये बढ़ाते हैं, हम कंप्यूट करते हैं भाई कौन से प्रोजेक्ट से ज्यादा वेल्थ एडिशन होगा, जिसका एनपीवी ज्यादा है, उसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को पिकअप कर लेते हैं। अब ये हमसे सवाल में जो पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस एक जैसी लग रही हैं, 1 और 3। 1 है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, और 3 है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 3 का दिया है, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे आंसर बन सकता था। तो आप बेसिकली कंसेप्ट समझिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का, और इन ऑप्शंस पे अब आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि कैसे हम यहाँ पे अपने जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो इस सवाल में देखो वैसे तो खास दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, बट क्योंकि ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग थी, सिमिलर थी, उस वजह से हो सकता है गड़बड़ यहाँ पे हो गई हो। चलिए, यहां पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। तो हमारे जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं वो सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अब आपको बताना है कि क्या स्टेप्स वो नॉर्मली फॉलो यहां पे करने वाले हैं। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपसे पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से तो अगेन ये थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल ही है, बट ऐसे सवालों में कुछ लॉजिकल आप दिमाग लगाएं तो भी अपने आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो यहां पे बोला गया जी, prior approval of SEBI, adequate steps for redressal of investor grievance, maintenance of capital adequacy requirement, payment of fee, abide by the regulations under the SEBI Act। तो देखो इनको पढ़ के मेरे को एक चीज जो समझ में आई वो ये आई कि मेरे ए और डी पहले आने चाहिए, कि आपको सेबी से अप्रूवल लेना होगा, और जो अप्रूवल होगा, जो एप्लीकेशन जाएगी उसके साथ जो फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ए और डी आपके पहले आने चाहिए, और बाकी सारे काम आपके यहाँ पे बाद में होने वाले हैं। तो ए और डी जो मुझे पहले दिख रहे हैं वो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहे हैं, बट ऑफिशियल आंसर की में प्यारे दोस्तों जो आंसर दिया है वो यहां पे दिया है ऑप्शन नंबर 3 का। तो ये हमें कह रहे हैं कि पहले आपका ए आएगा, आप सेबी से अप्रूवल लेंगे, फिर पेमेंट ऑफ फीस करेंगे, और उसके बाद आपके एडिक्वेट स्टेप्स लेंगे इन्वेस्टर ग्रीवियंस को रिजॉल्व करने के लिए, और फिर आप अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेंगे और सेबी के रेगुलेशन से भी अबाइड करेंगे। मेरे हिसाब से तो कोई ये लॉजिकल सीक्वेंस खास बन रही नहीं है। 2 और 3 के बीच में यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन, जो अगर आपको लग रहा है कि सिमिलर से हैं तो मेरे को भी लग रहा है सिमिलर से हैं, और इसीलिए ये सवाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी पूछ लिया तो अब आंसर तो करना ही पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगला सवाल है, आपको दी है यहाँ पे कुछ स्टेजेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, आपको उन्हें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो कैपिटल बजटिंग की सीक्वेंस तो बहुत ही आसान होती है। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करो, फिर यहाँ पे आप उन्हें इवेल्युएट करो, और फिर डिसाइड करो कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा आपको डालना है, और उस प्रोजेक्ट में पैसा डाल के अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू आप करो।
तो सबसे पहले आना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन करनी है और लास्ट में आना चाहिए हमें रिव्यू करना है। और ऐसा मुझे जो देखने को मिल रहा है वो शायद एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि ए पहले और डी लास्ट में, और वो ऑप्शन नंबर 4 है, यही मेरा फिलहाल आंसर भी बनेगा। और यहाँ पे जो बीच के स्टेप्स है उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो आप पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें, आपके जो प्रपोजल तैयार हो जाएंगे उनको इकट्ठा करें, और उनकी आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन करके आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रपोजल आप यहाँ पे इवेंचुअली एक्सेप्ट करने वाले हैं। और उस प्रपोजल के लिए आपको उस प्रपोजल से जुड़ा हुआ कैपिटल बजट तैयार करना पड़ेगा और उस प्रपोजल में पैसे अप्रोप्रिएट करने पड़ेंगे, और फिर फाइनली आपका इंप्लीमेंटेशन और रिव्यू वाला फेज आ जाएगा, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। और अगेन माय डियर फ्रेंड्स, जो कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस है वो आपके साथ डिस्कस किया गया था कोर्स में भी और नोट्स में भी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस सवाल में कोई खास दिक्कत आई होगी। चलिए अगला सवाल है, according to the theory of dividend, the firm should follow its investment policy of accepting all positive NPV project and paying out dividend if and only if funds are available। तो अगर पैसा बचता है तभी आप डिविडेंड बांटें, ये आपकी है रेजिड्यूअल थ्योरी की, जो रेजिड्यू बच रहा है आप उसे ही डिविडेंड की फॉर्म में बांटो। तो आंसर ऑप्शन 4 यहां पे हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था और रेजिड्यूअल मॉडल आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया हुआ था, तो आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। So guys, अगला सवाल है, what is the value of a levered firm L if it has the same EBIT as an unlevered firm U with value of rupees 700 लाख। तो हमें अनलीवर्ड फर्म की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 700 लाख और डेट उसका है 200 लाख, टैक्स रेट है 35%। एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम एमएम अप्रोच में टैक्सेस डाल देते हैं तो हमारी लीवर्ड फर्म की वैल्यू आएगी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। तो आप ऐसे कर दीजिए, 700 प्लस डेट है 200 का, टैक्स रेट है 35% का। इसे अगर मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना निकल कर आएगा, 700 प्लस 70 यानी कि 770 लाख, और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत आपको मुझे नहीं लगता आनी चाहिए थी। और एमएम अप्रोच का जो विद टैक्सेस का फॉर्मूला है वो भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कोर्स के अंदर, तो उसे सीधा अप्लाई करना था और आंसर निकल कर आ जाता। चलिए अगला सवाल भी बहुत ही आसान है। Dash is a percentage discount rate used in capital investment appraisals which brings the cost of a project and its future cash inflows into equality। तो आपके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है और उससे जुड़े हुए जो इनफ्लोज हैं वो बराबर हो जाते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली यहाँ पे बराबर हो जाती है। इस रेट को क्या बोला जाता है, इस डिस्काउंट रेट को आपका IRR बोला जाता है, और इस पे आपका एनपीवी भी 0 हो जाता है। तो ये जानकारी तो आप सभी को होगी ही, और आंसर आप आसानी से लगा पाए होंगे ऑप्शन नंबर 2 का। और अगेन माय डियर फ्रेंड्स, IRR का कंसेप्ट आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया हुआ था, तो आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेते। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर रेजिंग फंड्स वाया सिक्योरिटाइजेशन। तो आप सिक्योरिटाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी ऐसी कंपनी की, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक की, जिसके रिसीवेबल्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आपकी बैलेंस शीट की जो एसेट साइड होती है वहां पे जो आपके रिसीवेबल्स होते हैं उनको यहाँ पे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कराया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, इसे सिक्योरिटाइजेशन बोला जाता है। इससे आपका रिसीवेबल्स में जो पैसा फंसा हुआ होता है वो रिलीज हो जाता है और आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे इस सवाल को। देखो इस सवाल के अंदर हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये 4 पॉइंट्स के नीचे ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें ABCD तो है नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि चारों हो सकते हैं, तो इसमें से एक तो गलत होगा ही होगा। तो पहला है कि टू रेज कैपिटल यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, एक्सलरेट अर्निंग्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। तो हाँ, आपका पैसा जो ब्लॉक हुआ था यहाँ पे वो निकल जाएगा और उसे आप कहीं प्रोडक्टिवली डिप्लॉय करेंगे तो आपकी अर्निंग्स यहाँ पे बढ़ सकती हैं। आप अपने फंडिंग रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आपको फंड यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आपकी जो फंडिंग कॉस्ट है उसको भी आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं आप लिक्विडिटी जनरेट करके। तो बी, सी और डी तो यहाँ पे आंसर में इंक्लूड हो सकते हैं। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए मैं बताता हूं क्यों गलत लगा मुझे। गलत इसलिए लगा क्योंकि लिखा है टू रेज कैपिटल। जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे हो रहा है, आप अपने एसेट को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कैपिटल रेज नहीं कर रहे, आप कोई कैपिटल से रिलेटेड इवेंट कर ही नहीं रहे हैं, आप बेसिकली आप कुछ फंड्स रेज कर रहे हैं अपने एसेट्स के माध्यम से। तो इसीलिए मेरे को ए गलत लगा और आंसर जो ऑफिशियल है वो ऑप्शन नंबर 2 का ही दिया है और ऑप्शन 2 ही आपका आंसर यहाँ पे बनेगा।
एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स और बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस किए थे और बताया था कि कंपनी के जो एसेट्स हैं, एसेट साइड या बैलेंस शीट की, वहां पे ये सारा आपका जो ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी आउट किया जाता है। और इसके जो बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं कि आपकी यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट, आपकी फंडिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, आपका पैसा यहाँ पे आपका रिलीज हो जाएगा, आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप अगर पढ़कर गए होते तो आसानी से सवाल को आंसर कर लेते। तो मेरे हिसाब से इस सवाल में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो अगला सवाल है, कैश फ्लो अप्रोच टू असेसिंग डेट कैपेसिटी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज दीज स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो ये सवाल आपको कह रहा है कि आपकी जो डेट कैपेसिटी है वो आपके कैश फ्लो से जुड़ी हुई है, क्योंकि डेट अगर आपने लिया है तो आपको उस पर रेगुलर रीपेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। और आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपनी डेट कैपेसिटी निकालना चाहें कैश फ्लो के माध्यम से, तो आप क्या स्टेप्स को यहां पे फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश यहां पे करते हैं। तो कहा स्पेसिफाई द टॉलरेंस लिमिट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। तो अगर आपका कोई डेट हुआ है तो आपकी उस पर कोई डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। और यहां पे कहा एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लोज। और फिर कहा कि फिक्स चार्जेस कैलकुलेट कीजिए विद वेरियस लेवल्स ऑफ डेट, आपकी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट को निकालिए। और फिर आप एस्टिमेट कर लीजिए आपकी फर्म की डेट कैपेसिटी क्या होगी, जो कि बेसिकली होगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डेट क्या है जो कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तो आपको बेसिकली जो यहाँ पे ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, ये स्टेप्स में देखने को मिल रहा है, वो ये चीज मिल रही है कि पहले आप देख लीजिए कि आपके क्या क्या डेट के लेवल्स हो सकते हैं, आप कितना डेट यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं 10 लाख का डेट लूं, एक हो सकता है 5 लाख का लूं, और एक हो सकता है 2 लाख का लूं। ठीक है, अब 10 लाख का डेट लिया तो ज्यादा लिया, इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और ये भी होगा कि अगर मैं डेट ज्यादा ले रहा हूं तो हो सकता है मैं उससे कैश फ्लोज भी ज्यादा जनरेट कर पाऊं, तो उसके कैश फ्लोज भी मैं यहाँ पे लिख लूंगा। अपने तीनों में कैश फ्लोज जो मेरे आ रहे होंगे उनको भी यहाँ पे लिख लूंगा। और फिर ये भी देखूंगा कि तीनों अप्रोच में मेरे को कितनी रीपेमेंट करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की। और उसके हिसाब से निकाल लूंगा कि भाई मेरे लिए बेस्ट कौन सा यहाँ पे बन रहा है, और वो मेरी यहाँ पे डेट कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, आप सबसे पहले देख रहे थे मेरे पास क्या डेट के लेवल हो सकते हैं और उनमें डिफॉल्ट की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ए पहले ही आना चाहिए। और इसके बाद आप अपने कैश फ्लोज को देख रहे थे, तो बी आपको उसके बाद आना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे थे कि कैश फ्लोज को कैसे कंपेयर करें, कैश फ्लोज को कंपेयर कर रहे थे अपनी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट वाली ऑब्लिगेशन से, तो फिर सी ही आना चाहिए। और उसके बाद हमें पता चल गया कि कितनी डेट कैपेसिटी हमारी यहाँ पे बनती है, और उसके बाद डी ही आना चाहिए। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। आप लॉजिकली सोच के ये आंसर मेरे हिसाब से दे सकते थे। और देखो प्यारे दोस्तों, मैं पीवाई क्यू देख रहा था और उसमें मुझे एक सिमिलर सवाल मिल गया। तो सवाल डेट कैपेसिटी से जुड़ा हुआ ही था, और ये सवाल आपको कह रहा था कि सुटेबल कवरेज रेशो बताइए डेट कैपेसिटी ऑफ अ फर्म देखने के लिए, और उसका आंसर था कैश फ्लो कवरेज रेशो, कि कैश फ्लो से आप डेट कैपेसिटी देख सकते हैं। तो कैश फ्लो से डेट कैपेसिटी देख सकते हैं, इस चीज के ऊपर सवाल पहले भी पूछा गया और अब इस सवाल को दोबारा पूछा गया, बट अब की बार जो सवाल था वो और थोड़ा सा ज्यादा डीप में सवाल पूछा गया। तो ऐसे आपके प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए गाइडेंस होते हैं कि आपको इन चीजों पे अब और ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। अगला सवाल है, अ न्यू इशू डेट और शेयर्स विल इनवेरिएबली इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो जब भी आप कोई नया डेट या फिर इक्विटी का इशू फ्लोट करते हैं, आप डेट या इक्विटी को इशू करते हैं, तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी किस फॉर्म में आप इनकर करते हैं, किसी तरीके की आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकती है। तो आपको कोई लीगल फीस भी पे करनी पड़ेगी, आपने ये इशू लेकर आएंगे, आपको कोई अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसकी फीस देनी पड़ेगी। आप अप्रूवल प्रोसेस को मैनेज जो करेंगे उसमें भी आपके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होगा। आप कुछ ब्रोकरेज फर्म से टाई अप करेंगे, उनको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अंडर राइटर से आप टाई अप करेंगे, उनको अंडर राइटिंग की जो कमीशन है उनकी वो देनी पड़ेगी। रिस्क प्रीमियम जो है वो बेसिकली आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। और ए बी सी और डी ये आपके जुड़े हुए हैं, तो आंसर ऑप्शन 3 का यहाँ पे बन जाएगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, फ्लोटेशन कॉस्ट का कंसेप्ट आपके साथ कोर्स में बहुत जगह पे डिस्कस किया गया था, आपको बताया भी था कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी आ जाती हैं। तो इस सवाल में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत यहां पे आई होगी। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। GDR is a negotiable instrument issued by a US bank. Many publicly listed companies in India trade their shares through Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange, ये बात भी आपकी सही है।
Securities that are listed on various stock exchanges are eligible for being traded there are called listed securities. तो हाँ, उनको listed securities ही बोलेंगे. देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 बचती है वो गलत हो जाती है. GDR इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय यूएस बैंक. ये गलत हो जाती है क्योंकि आपके जो GDR हैं वो नॉन यूएस ज्यूरिस्डिक्शन में इशू किए जाते हैं. यूएस के अंदर जो आप इशू करते हैं वो आप ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट करते हैं, और इसीलिए आपका 2 गलत होता है और 2 ही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा. एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये GDR और ADR का जो कंसेप्ट है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कोर्स के अंदर भी. आपको बताया था कि GDR आपके नॉन यूएस जुरिस्डिक्शन में इशू होते हैं और ADR जो हैं वो आपके यूएस बैंक के द्वारा इशू होते हैं, और इसीलिए इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी. चलिए अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का. एक आसान सवाल है. लिस्ट 1 में दिया हेजर्स फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन इंडिया, आर्बिट्रेजर्स, कमोडिटी फ्यूचर इन ओरिजिन, और लिस्ट 2 में आपको अलग से चीजें बताई, ओसाका, इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी, कमर्शियल प्रोड्यूसर और रिस्कलेस प्रॉफिट. देखो आप इसमें एक चीज मैच करो, आंसर बन जाएगा. आपको पता होना चाहिए कि जो आर्बिट्रेज होता है उसके अंदर हम रिस्कलेस प्रॉफिट कमाते हैं. तो आपने C को 4 से मैच किया और यही आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 2 का. तो सवाल में दिक्कत कोई खास थी ही नहीं. और देखो कमोडिटी फ्यूचर का ओरिजिन पूछ रहे हैं, आपको एक ही शहर यहाँ पे दिख रहा है ओसाका, तो आप उसे मैच कर लेते. और हेजर्स आपसे पूछ रहे हैं, तो हेजर आपके बेसिकली रिस्क को हेज करने की कोशिश करते हैं, डेरिवेटिव में एंटर करके आप हेज कर सकते हैं. और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऐसे हेज करते हैं डेरिवेटिव्स के थ्रू. और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो इंडिया में है उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, और इसीलिए आप इसे भी मैच कर सकते थे और करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 का बन जाता. एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो आर्बिट्रेजर्स हैं वो रिस्कलेस प्रॉफिट कमाते हैं. ये सारी चीजें आपके साथ कोर्स में कवर अप की गई थी, तो आपको यहां पे कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं थी. चलिए अगला सवाल है. द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट्स. द यूनिट कॉस्ट इज ₹6 एंड इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस 25% पर एनम. कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज ₹150. ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है. आपको बताना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर. अब देखो सवाल में एक ट्विस्ट ये है कि आपसे यहां पे EOQ नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो. तो आपकी जो टोटल डिमांड होगी 3200 की, उसको आप डिवाइड करेंगे कि एक ऑर्डर कितने का होगा, उससे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकलेंगे. तो पहले EOQ निकालिए. EOQ निकालना है तो आपको 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि हमें दे रखी है यहाँ पे 150 की, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. तो आपको दिया है 25% और पर यूनिट कॉस्ट है ₹6, तो 6 का आप 25% कर दीजिए, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 1.5 आ जाएगा. और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा 64,000,000, और इसका अंडर रूट भी तो करना है ना अभी. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 800 निकल कर आ जाएगा. हाँ 800 आ जाएगा. और 3200 को 800 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 निकल कर आ जाएगा. तो आप 800 का एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, 3200 की पूरी डिमांड है पूरे साल की, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास 4 हो जाएंगे और आंसर ऑप्शन 2 का बन जाएगा. और ये सवाल तो डिट्टो माय डियर फ्रेंड्स कोर्स से ही उठाकर पूछा गया, और इसमें आपको EOQ 800 यूनिट्स बिल्कुल सेम, सब कुछ फिगर सब कुछ सेम ही थी. और यहाँ पे आपको EOQ निकालना था, बट यहाँ पे आपसे पूछा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, बस इतना सवाल था. तो इसमें भी मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी. चलिए तो अगला सवाल है. आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है असर्शन और रीजन की. असर्शन दी है two companies with the same general earning power and same general position in an industry, the one paying larger dividend will almost always sell at a higher price. Reason दिया discounted value of near dividend is higher than the present worth of the distant dividend. तो असर्शन में कह रहे हैं कि दो कंपनीज अगर बिल्कुल सेम है तो जौन सी कंपनी ज्यादा डिविडेंड बांट रही होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी. और रीजन इसका ये दिया कि अगर हम डिविडेंड को डिस्काउंट करते हैं तो अगर आपके शुरू में ज्यादा डिविडेंड आ रहे हैं तो उस ज्यादा वैल्यू को आप आज डिस्काउंट करेंगे तो आपकी वैल्यू भी ज्यादा निकल कर आएगी. तो रीजन कहीं ना कहीं असर्शन को जस्टिफाई कर रही है, और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3 की दोनों करेक्ट हैं, और आर आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की भी बनेगी. और अगेन माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस किए हुए थे कि इन्वेस्टर इमीडिएट डिविडेंड को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंट डिविडेंड, और डिविडेंड डिस्काउंटिंग का जो कंसेप्ट है, इसका जो मॉडल है वो भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ था अच्छे से. तो कोई सवाल में दिक्कत आपको आई नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं. चलिए अगला सवाल तो बहुत ही सीधा है. प्रैक्टिस ऑफ डिलेइंग रिसीट्स फ्रॉम फॉरेन करेंसी डेजिग्नेटेड रिसीवेबल whose currencies are likely to appreciate and delaying foreign currency designated payables
whose currencies are likely to depreciate is known as लैगिंग, लीडिंग, नेटिंग और रिस्क हेजिंग। तो बहुत ही सीधा सवाल है। देखो यहाँ पे लीडिंग और लेगिंग की बात हो रही है, और लीडिंग का मतलब होता है एडवांस में पे करना, और लेगिंग का होता है कि डिले कर देना। तो यहाँ पे हमारी डिले की बात हो रही है कि डिले कर दें, तो डिले आपका है लेगिंग से जुड़ा हुआ, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, जो लेगिंग का कंसेप्ट है कि इसके अंदर हम डिले कर देते हैं, ये आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कोर्स के अंदर, तो उम्मीद करता हूं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ अ कंपनी दैट एंजॉयज रिटर्न ऑन इक्विटी 30% एंड अ डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 40%। तो बहुत सीधा सवाल है, आपको ग्रोथ रेट निकालना है। जी इज इक्वल टू बी आर, ये चीज आप जानते हैं। तो बी बेसिकली आपकी यहाँ पे होते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, तो यानी कि 60% आप रिटेन करते हैं, तो 60% को आप मल्टीप्लाई कीजिए अपने रिटर्न ऑन इक्विटी से, जो कि है 30%, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 18%, और सीधा सीधा आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का। और अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू बी आर, ये आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया हुआ था, तो मुझे नहीं लगता ये सवाल आपके लिए मुश्किल रहा होगा। चलिए अगला सवाल है, बेसिक प्रेमाइस ऑफ द एमएम अप्रोच इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। तो एमएम अप्रोच की अजम्पशन पूछ रहे हैं। देखो एमएम अप्रोच की अजम्पशन की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर आपकी क्या चीजें आनी चाहिए। देखो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट आनी चाहिए, इन्वेस्टर रेशनैलिटी आनी चाहिए, 100% डिविडेंड पे आउट आना चाहिए, डाइवर्स बिजनेस प्रोफाइल तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस हम एज्यूम करते हैं, होमोजीनियस यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं, एसेट क्लास, रिस्क क्लास, ये सब एज्यूम करते हैं, और असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन नहीं एज्यूम करते, हम मानते हैं कि सबको बराबर जानकारी है, तो एजम्पशन कुछ ऐसा लेते हैं। तो बी, सी और ई मेरे हिसाब से आंसर है ऑप्शन नंबर 3, और यही माय डियर फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे बनेगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, एमएम अप्रोच की जो असम्पशंस हैं वो आपके साथ डिस्कस की हुई थी, तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए तो यहां पे हमारे पास सवाल है, कंपनीज स्ट्राइव टू स्टॉक पाइल इंटरनली जनरेटेड कैश, सच अ कैश रिजर्व इज कॉल्ड। तो कंपनीज अपने पास जो कैश रिजर्व रख लेती हैं, कंपनीज क्या करती हैं, जो इंटरनली कैश जनरेट किया वो अपने पास रख के चलती हैं। क्यों करके चलती हैं? क्योंकि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी कहती है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे इंटरनल अर्निंग्स को, रिटेन्ड अर्निंग्स को देंगे, और इसीलिए यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, अपने इंटरनल कैश को अपने पास स्टॉक पाइल कर लेती हैं। और उसे किस नाम से पुकारा जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। फाइनेंशियल फ्लोट, फाइनेंशियल स्लैक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और रिजर्व फ्लोट। अब इस सवाल में ना टर्मिनोलॉजी इन्होंने कुछ ऐसी सिमिलर सी डाल दी कि कंफ्यूजन हो सकता है आपको हो जाए, बट बेसिकली ये जो कैश रिजर्व है इसे फाइनेंशियल स्लैक का नाम दिया जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्लैक का मतलब होता है कि आप अपने पास एक्सेस कैश रख के चलते हैं, ताकि आप अपनी जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिले तो आप उनको फटाफट से टेकअप कर सकें। और पेकिंग ऑर्डर थ्योरी से जुड़ा हुआ ये सवाल है, तो ये बात आपको कोर्स में बताई तो गई थी कि यहाँ पे कैश रिजर्व एक्स्ट्रा बिल्डअप करके चलते हैं, बट यहाँ पे जो टर्म पूछ ली उससे थोड़ा सा सवाल यहाँ पे टेढ़ा हो गया। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ बिजनेस फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग: कलेक्शन पॉलिसी, फैक्टरिंग, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट एनालिसिस और टर्म्स ऑफ सेल। तो आपको जो क्रेडिट पॉलिसी के यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको यहाँ पे पहचानना है। तो देखो क्रेडिट पॉलिसी की अगर हम बात करें किसी बिजनेस फर्म के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके अंदर आपकी कलेक्शन पॉलिसी तो आएगी ही आएगी। आपने जो क्रेडिट देना है आप वो एनालाइज भी करेंगे, देखेंगे क्रेडिट दें या फिर ना दें, और आपकी कुछ टर्म्स ऑफ सेल भी होंगी कि 10 दिन में पैसे दिए तो डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना 30 दिन में पे करने पड़ेंगे, तो ऐसी कुछ टर्म्स भी आपकी होंगी। तो ए, डी और ई तो आपके होंगे ही होंगे। फैक्टरिंग जो है क्रेडिट पॉलिसी से डायरेक्टली कंपोनेंट तो नहीं फॉर्म कर रहा, डायरेक्टली कंपोनेंट की फॉर्म में तो नहीं जुड़ा हुआ, आपको क्रेडिट मैनेज करने का एक तरीका है, रिसीवेबल मैनेजमेंट का एक तरीका है। और क्रेडिट रेटिंग जो टर्म है वो नॉर्मली यहां पे इस्तेमाल नहीं करते इस कॉन्टेक्स्ट में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ इस टर्म को ज्यादा रिलेट किया जाता है, तो इसीलिए बी और सी को एक्सक्लूड कर देना चाहिए था, और आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था जिसमें आप 3 से ज्यादा इंक्लूड कर सकें, तो ए, डी और ई ही यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर बनता, एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, रिसीवेबल मैनेजमेंट की जो सारी डायमेंशंस हैं वो सारी आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की गई थी, तो उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत यहां पे नहीं आई होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग से जुड़ा हुआ, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है।
और लिस्ट 1 में देख रहे हैं यूरोपियन ऑप्शन, ऑप्शन प्रीमियम, इन मनी ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शन का अगर आपको डिफरेंस पता है उसी से सॉल्व हो जाता सारा। यूरोपियन ऑप्शन आप केवल मैच्योरिटी डेट पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं और अमेरिकन ऑप्शन को आप किसी भी डेट पे अप टू दी डेट ऑफ मैच्योरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो A3 और D1 आप ये मैचिंग करते हैं तो इसी से ऑप्शन 4 आपका आंसर बन जाता। ऑप्शन प्रीमियम आपके पास वो अमाउंट है जो कि बायर पे करता है ऑप्शन लेने के लिए, ऑप्शन को परचेज करने के लिए। और इन मनी ऑप्शन का यहां पे मतलब है कि ऑप्शन आपकी मनी में है, आपकी प्रॉफिट में है, पॉजिटिव वैल्यू आपके होल्डर को दे रही है। तो सी आपका 2 से मैच हो जाता और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही बनेगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन और कॉल प्रीमियम, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी हुई थी कोर्स के अंदर, तो उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अगला सवाल है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर कैश फ्लोज को कौन से रेट पे री इन्वेस्ट किया जाता है? तो उस रेट को क्या बोला जाता है? डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं और कई बार आईआरआर पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं। मार्केट रेट और रिस्कलेस रेट जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑप्शंस अगर हम यहां पे देखें तो डिस्काउंट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आने ही चाहिए, ए और सी तो आने ही चाहिए। और अगर आपको 1 और 2 में चूज करना हो तो मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट है ए, सी एंड ई, क्योंकि आईआरआर जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है उस पे जब कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट करते हैं तो आपको पता होगा कि आपका एनपीवी 0 जाता है, तो इसको भी यूज किया जाता है डिस्काउंटिंग के लिए। तो यहां पे ए, सी और ई ही आंसर होना चाहिए। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट, ये सारी टर्म्स आईआरआर आपके साथ कोर्स में डिस्कस थी, तो आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। तो उम्मीद करता हूं यहां पे भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आई होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास सवाल है, इन सिक्योरिटाइजेशन व्हेन नो एसेट्स आर रिक्वायर्ड एंड कोलेटरल इज फिक्स्ड फॉर द लाइफ ऑफ द एसेट, द टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए ना बस मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि ये सवाल आपका सिक्योरिटाइजेशन से जुड़ा हुआ है और इससे ज्यादा इस सवाल में कुछ मेरे को खास समझ में नहीं आ रहा। स्पेशली अगर आपने सिक्योरिटाइजेशन को नहीं पढ़ा या फिर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो लेवल है इस क्वेश्चन का मैं कहूंगा बहुत ही डीप है। अगर सिक्योरिटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है, कंपनी अपने जो एसेट्स हैं, अपने जो रिसीवेबल्स हैं, उनको यहाँ पे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर करती है और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इन रिसीवेबल्स के सिक्योरिटीज जो है वो बनाता है और इशू कर देता है इन्वेस्टर्स को। तो इस तरीके से हमारे ये जो रिसीवेबल्स हैं इनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो सिक्योरिटीज यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इशू हो रही हैं उनके लिए जो कोलेट्रल है, उनके लिए जो कोलेट्रल है वो हमारे ये रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, उनके लिए हमारा जो कोलेट्रल बनेगा वो ये रिसीवेबल्स बनेंगे। तो इतना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिलहाल होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, बट हम क्या करते हैं, हम इसका कंसेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया कि जो भी हमारा सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन है उसके अंदर जो आपका ओरिजिनल लोन है उसे बेसिकली हम कोलेटरल बोल देते हैं। तो हमारे पास कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, कोई कंपनी थी जिसने अपने यहाँ पे रिसीवेबल्स को, जो उसके लोन्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे थे, उसने इनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करवा दिया है। तो बेसिकली ये जो ओरिजिनल लोन है ये हमारे लिए बन जाता है कोलेटरल इन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। तो बताया कि जो कोलेट्रल है वो 2 तरीके का हो सकता है, यानी कि हम इन लोन्स की बात कर रहे हैं कि ये लोन आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, अमोर्टाइजिंग भी हो सकते हैं और नॉन अमोर्टाइजिंग भी हो सकते हैं। तो कहा कि अमोर्टाइजिंग लोन वो लोन है आपके जिसके अंदर यहाँ पे जो जो लोन है इनकी पीरियोडिक पेमेंट होगी, यानी कि यहाँ पे आपकी ईएमआईज वगैरह बनी होंगी और आपको फिक्स्ड आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट यहाँ पे हो जाएगी ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। जैसे ये जो लोन है, अगर ये हाउसिंग लोन है, अगर ये कार का लोन है, तो इसकी ईएमआई, इसकी किस्तें बनी होंगी और ये किस्तों की पेमेंट होती रहेगी और पेमेंट जब होती जाएंगी तो ये लोन अपने आप क्या हो जाएगा, अमोर्टाइज होता रहेगा और एंड में खत्म हो जाएगा, लिक्विडेट ये लोन आपका हो जाएगा। तो ये आपका अमोर्टाइजिंग लोन हो गया, अमोर्टाइजिंग कोलेट्रल हो गया। और इसके बाद हमारे कुछ दूसरे तरीके के एसेट्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम नॉन अमोर्टाइजिंग एसेट बोलते हैं। इनके अंदर ऐसा कोई फिक्स्ड रीपेमेंट का शेड्यूल नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो लोन आपका है वो बेसिकली क्रेडिट कार्ड का एडवांस है। तो मतलब आपने कोई क्रेडिट कार्ड इशू किया था, हमारे बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू किया और उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अभी बैंक को मिलनी है।
तो इसके अंदर कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता कि आपको इतना प्रिंसिपल इतना इंटरेस्ट पे करना है, बट हाँ कुछ पेमेंट करनी होती है, कुछ मिनिमम अमाउंट आपको क्रेडिट कार्ड का पे करना होता है, तो बस उतना ही अमाउंट बैंक को मिलेगा। हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, हो सकता है पूरा भी यहाँ पे मिल जाए, और हो सकता है ना भी मिले। तो इनको नॉन अमोर्टाइजिंग एसेट का नाम दिया जाता है। अब देखो यहां पे बताया कि अगर हम बात करें अमोर्टाइजिंग स्ट्रक्चर की, तो कहा एक अमोर्टाइजिंग स्ट्रक्चर है, एक रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर है। तो जो आपके अमोर्टाइजिंग एसेट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है सिक्योरिटाइजेशन का, उसे अमोर्टाइजिंग स्ट्रक्चर बोला गया। और जो आपके नॉन अमोर्टाइजिंग एसेट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसे यहाँ पे रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर बोला गया। तो अमोर्टाइजिंग स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे यही है कि आपने जो आपके अमोर्टाइजिंग लोन्स थे, हाउसिंग लोन वाले, कार लोन वाले, उनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया और इन्वेस्टर्स को दे दिया। अब जैसे आपको उन लोन पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे वैसे आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स को पेमेंट करते चले जाएंगे। तो आपको जैसे जैसे अमाउंट मिलता जाएगा वैसे वैसे सिक्योरिटीज की पेमेंट हो जाएगी, और इन्हें बोला गया सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि अपने आप लिक्विडेट हो जाएंगे। आपको पेमेंट मिलती जाएगी, आप आगे देते रहेंगे, और ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर की, तो रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको पीछे से पेमेंट आ रही है और आप आगे सीधा का सीधा उतना ही अमाउंट पे कर देंगे इन्वेस्टर को। इसके अंदर आपकी जो पेमेंट्स हैं वो फिक्स नहीं रहती हैं, और इनिशियली आपका टारगेट रहता है कि जो भी आपको कलेक्शंस हो रहे हैं वो आप वापस से इस्तेमाल करते हैं कुछ नए एसेट्स को परचेज करने में, जो कि आपका नेसेसरी क्राइटेरिया पूरा कर देते हैं। आप उसकी पेमेंट इन्वेस्टर को नहीं करते हैं, और फिर बाद में इन्वेस्टर को पेमेंट की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ट्राई करते हैं सवाल को सॉल्व करने की। तो सवाल है, इन सिक्योरिटाइजेशन व्हेन नो एसेट्स आर रिक्वायर्ड एंड कोलेटरल इज फिक्स्ड फॉर द लाइफ ऑफ द एसेट, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। तो इसको कैसा स्ट्रक्चर हम बोलने वाले हैं? देखो ये रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर तो आपका नहीं है, क्योंकि रिवॉल्विंग के अंदर तो हम नए एसेट्स को एक्वायर करते हैं और कोलेटरल का अमाउंट फिक्स्ड नहीं रहता। यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का आपको कोई फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं आनी है। उसमें हो सकता है मिनिमम अमाउंट आ जाए, पूरा अमाउंट ना आए। और कोलेटरलाइज स्ट्रक्चर तो ऐसा कुछ हमारे पास, ये तो बहुत ही ब्रॉड टर्म हो गया। हमें चूज करना है 2 और 4 से, अमोर्टाइज्ड और सेल्फ लिक्विडेटिंग। मेरे हिसाब से दोनों ही आंसर बन सकते थे। देखो ये दोनों मेरे ख्याल से तो सिमिलर ही हैं। हमने भी डिस्कस भी किया कि अगर आपके अमोर्टाइजिंग एसेट हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेल्फ लिक्विडेट हो जाते हैं। बट ऑफिशियल जो हमें आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 4 का सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे आपको पीछे से पेमेंट आती है लोन्स पे, और आप डायरेक्टली आपके जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास सिक्योरिटीज हैं, आप उनकी पेमेंट यहाँ पे कर देते हैं, और इसीलिए इसे सेल्फ लिक्विडेटिंग बोला गया। हालांकि ऑप्शन टू भी यहाँ पे ज्यादा गलत तो नहीं है, बट आंसर ऑफिशियल ऑप्शन 4 है। मैं कहूंगा कि कंसेप्ट पे फोकस करो, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो। ये सवाल एग्जामिनर ने आपके लिए इसीलिए पूछा होगा क्योंकि वो चाहता था आप इस सवाल को आंसर ना कर पाए, आपको डराने के लिए सवाल बनाया था। बट अब आप इस कंसेप्ट को समझ लो, ताकि आगे अगर ऐसा कोई सवाल पूछें तो फिर आप ना घबराएं और उसे आंसर कर पाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पे हमारे पास है, इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड आपको यहाँ पे दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग हमें करना है। सबसे पहले जीआईटी सिस्टम, जस्ट इन टाइम। तो आपकी इन्वेंट्री आपको जब जरूरत है तभी आपकी पास आती है, तभी अराइव करती है, तो 1-3 से मैच हो जाता है, और इसी से आंसर आपका ऑप्शन 3 तो बन ही जाएगा। एबीसी एनालिसिस के अंदर हम अपनी आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री को क्लासिफाई करते हैं ए, बी और सी के अंदर। FSND, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, इस तरीके से हम यहाँ पे इन्वेंट्री को क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली हम अपने यूजेज रेट के हिसाब से इन्वेंट्री को क्लासिफाई करते हैं। और VED है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। तो आपकी इन्वेंट्री की जो क्रिटिकल वैल्यू है उसके हिसाब से आप उसे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो आप इस मैचिंग को फॉलो करेंगे, तो ऑप्शन 3 ही आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, एबीसी एनालिसिस, FSND, VED, ये सारे एनालिसिस आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए हुए थे, तो उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों पे, नेट 2021 के सवालों पे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स प्रीवियस ईयर पेपर वाला जो सॉल्व्ड कोर्स है, उसके अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये कोर्स आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब इट, और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे भी आप फॉलो करें। आपकी कोई क्वेरी है कोर्स से जुड़ी हुई, या फिर आप कुछ हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।